तो आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार और पुनः स्वागत अभिनंदन है। और आप देख पा रहे होंगे आज की टॉपिक हमने उल्लिखित कर रखी है आपके सामने, वर्णमाला पार्ट 1, और इसके ठीक नीचे लिखा है संख्याओं का खेल। संख्याओं का खेल इसलिए क्योंकि हमारी वर्णमाला से हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न संख्याओं पर आधारित पूछे जाते हैं। जैसे वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या कितनी है, वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी है, वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, मूल संख्या कितनी है, मानक वर्णों की संख्या कितनी है। ऐसे तमाम प्रश्न जो संख्या पर आधारित हैं, ये हमें जो बार बार हमें ये परेशान करते रहते हैं, मैं उस परेशानी से आपको निजात दिलाना चाहता हूँ। और ये मान के चले यूट्यूब के इतिहास में बिल्कुल मैं ये अलग तरीके से आपके सामने रख रहा हूँ और आप इसे पूरे मनोवेग से देखने का प्रयास करिएगा। तो आइए समझते हैं कि सबसे पहले मैं बात करूँ जिस वर्णमाला की मैं बात कर रहा हूँ, हकीकत में ये वर्णमाला सबसे पहले आया कहाँ से है, ये बात जाने हम। तो मैं आपका ध्यान थोड़ा सा पीछे की तरफ ले चलूँ। तो भाषा का जहाँ विकास हम पढ़ रहे थे वहाँ हमने लिखा था कि भाषा के अंग, ये लिखा था। और अगर आप पुनः इस बात को देख रहे हैं तो देखें कि भाषा के अंग कितने हैं। तो भाषा के अंग होते हैं 4, जिसमें पहला लिखा था हमने लिपि, दूसरा लिखा था बोली और तीसरा लिखा था साहित्य। लिपि, बोली, साहित्य, इन तीनों पर हम लोग चर्चा कर चुके थे। और इसका चौथा जो अंग था जिसे हम बोलेंगे व्याकरण, इसका मसला थोड़ा सा समझ लेते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं आप, ये बात ध्यान दें। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरा उच्चारण गलत हो जाए, आपकी लिखावट गलत हो जाए, आप किसी अक्षर को गलत लिख बैठे, आप किसी शब्द को गलत लिख दें, हम किसी वाक्य, किसी वाक्यांश को, किसी शब्द के उच्चारण में गलती कर बैठें, तो उसको शुद्ध भी तो किया जाएगा। और वो शुद्ध किसके माध्यम से किया जाएगा, वो व्याकरण के माध्यम से शुद्ध किया जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि भाषा को शुद्ध करने की इकाई ही क्या कहलाती है, व्याकरण कहलाती है। भाषा को शुद्ध करने की इकाई को हम व्याकरण कहते हैं। ये बात समझ जाएं आप कि व्याकरण जो शब्द है ये कहाँ से आया, ये भाषा के अंग में शामिल है। भाषा के 4 अंग हैं, उन 4 अंगों में लास्ट वाला जो अंग है जिसे हमने व्याकरण कहा, व्याकरण की परिभाषा लिखा हमने कि भाषा को शुद्ध करने की इकाई, अर्थात कहने का मतलब अगर आप ये लिख रहे हैं और इसे आप पढ़ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं ये गलती है, ये गलत है। और जब आप इसे शुद्ध करोगे और शुद्ध रूप से लिखने का प्रयास करोगे तो इस तरीके से जब आप इसे लिखेंगे तो ये शुद्धि जो आप दूर कर पाए हैं, ये तरीका है व्याकरण का। क्लियर है। तो व्याकरण के भी अंग होते हैं और अगर व्याकरण के भी अंग आपसे पूछे जाएं तो भी आप जवाब दीजिएगा 4, और उसमें आएगा वर्ण, शब्द, पद और एक है वाक्य। ये बात ध्यान दें, वर्ण, शब्द, पद और वाक्य, ये किसके अंग हो गए, व्याकरण के। भाषा के भी 4 अंग, व्याकरण के भी 4 अंग। हाँ, एक बात और मैं बता दूं आपको, आप यहाँ विकल्प पर खूब निर्भर रहने वाले हैं। जहाँ मैं ऐसी बात बोलूँगा, जहाँ मैं आपसे कह दूँ स्टार बोल रहा हूँ, उसे आप बहुत ध्यान से स्टार बना करके नोट ही करिएगा। मान के चलें कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर हमारा एग्जामिनर पूछ ले व्याकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो मुख्य अंगों की अगर बात आएगी तो आप वहाँ अपना उत्तर 4 के बजाय दीजिएगा कितना, 3। जब मुख्य अंग की बात आएगी तब मुख्य अंग का जवाब आपको 3 देना है। वैसे अंग कितने हैं, 4। अगर मुख्य अंग की बात की जाए तो इसी पद को हटा दिया जाएगा और ये पद वाक्य में ही समाहित माना जाएगा। ये क्लियर हो गई बात। तो मैं आपको ये बताना चाहता था कि हम वर्णमाला कहाँ से लाए हैं। तो अब तो आप समझ सकते हैं कि वर्णमाला कहाँ से आएगा, क्योंकि व्याकरण का एक अंग वर्ण भी है। और जब हम इसी वर्ण का एक संयोजित रूप आपके सामने रखेंगे, एक क्रमबद्ध तरीका आपके सामने, एक व्यवस्थित रूप आपके सामने उल्लेखित करेंगे, तो हम उसे ही तो वर्णमाला बोलेंगे। अर्थात ये समझ जाएं हम कि जब हम किसी वर्ण को इस रूप में सजाएं कि छोटा आ के बाद बड़ा आ जाए और फिर छोटी के बाद बड़ी आ जाए, छोटा ऊ के बाद बड़ा ऊ आ जाए, तो ये एक संयोजन है, एक बेहतर तरीके से लिखावट है। यानी छोटे के बाद बड़ा आएगा। ये जो क्रमबद्ध तरीका आपने अपनाया है, इसी को तो हमने वर्णमाला कहा है।
इसी को तो वर्णमाला का है। जो क्रमबद्ध तरीका आप अपना के चल रहे हैं यही तो वर्णमाला है। तो वर्णमाला की बहुत परिभाषा नहीं देनी है, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना जरूर बताना चाहूँगा कि हमारी जो वर्णमाला आई है वो कहाँ से आई है, इसी व्याकरण से आई है। इसी व्याकरण का पहला अंग जो वर्ण है, उसी वर्ण का व्यवस्थित रूप ही वर्णमाला है। ये बात क्लियर है। तो भाषा को शुद्ध करने की इकाई, ये भी हमने बोला आपसे कि भाषा को शुद्ध करने की इकाई क्या है, व्याकरण है। शुद्ध करने की इकाई, और मैं अब ये मान के चलूँ कुछ इकाई से संबंधित ही क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। भाषा को शुद्ध करने की इकाई क्या है, व्याकरण। इसका जवाब आप व्याकरण देंगे। अब देखिएगा, भाषा की, यहाँ लिख रहा हूँ, भाषा की इकाई अगर पूछे तब आप जवाब क्या देंगे। भाषा की मौखिक इकाई आपसे पूछे, भाषा की मौखिक इकाई आपसे पूछे तब आप जवाब क्या देंगे। देखिएगा, जब आपसे भाषा की इकाई पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा भाषा की इकाई वर्ण है, और मौखिक इकाई अगर आपसे पूछेगा तो आप जवाब दीजिएगा ध्वनि है। मान लीजिए आपको विकल्प में वर्ण नहीं मिलता है तो आप अक्षर को टिक कर दीजिएगा। ये बात क्लियर है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि भाषा की अगर इकाई पूछेगा तो वर्ण बताइएगा, भाषा की मौखिक इकाई पूछेगा ध्वनि बताइएगा, और अगर भाषा की आपसे लिखित इकाई पूछे, भाषा की लिखित इकाई, तब आप बताइएगा वर्ण, फिर से जवाब वर्ण या फिर अक्षर। ये चीज़ ध्यान दें, भाषा की लिखित इकाई वर्ण या अक्षर है, और भाषा की केवल इकाई जब पूछा जाए तब भी आपको जवाब देना है वर्ण ही होता है। आगे देखिएगा, अगर हम कहें अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की इकाई क्या होगी, ये अगर आपको जवाब देना है तो आप सोचिए। किसी भी अक्षर का तो आपको अर्थ नहीं आता होगा। हाँ, पहली बार जब आपको अर्थ मिलता होगा तो किसी शब्द का ही तो आप अर्थ जान पाते होंगे, और इकाई वही होता है जिसे आप आधार कहते हैं, जिसे आप न्यू कहते हैं। तो आप सबसे पहले अर्थ तब जान पाते हैं जब आपको शब्द मिलता है। इसका ठीक मसला है कि अर्थ के आधार पर भाषा की इकाई क्या मानी जाएगी, फिर शब्द मानी जाएगी। और अगर हम बात करें कि भावार्थ के आधार पर, भावार्थ आप समझ रहे हैं, भावार्थ के आधार पर भाषा की इकाई क्या होने वाली है, वाक्य होने वाली है। अगर हम ये बात करें कि भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन होगा, भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन होगा, ये चीज़, और भाषा का सबसे छोटा अंग कौन होगा, ये बात ध्यान दें। तो उत्तर आपके सामने है, दोनों समझिएगा जरा। मेरा कहना था कि हम लोग इकाई संबंधी भी प्रश्न जान के चलें, बहुत बार पूछा जाता है। तो भाषा को शुद्ध करने की इकाई क्या है, व्याकरण है, ये बात बोला हमने। इकाई संबंधी प्रश्न हमारे व्याकरणिक रूप से हमारी वर्णमाला में खूब पूछे जाते हैं। जैसे भाषा की इकाई, जवाब दीजिएगा वर्ण। भाषा की लिखित इकाई, फिर से जवाब वर्ण या अक्षर। भाषा की मौखिक इकाई, अब आप जवाब दीजिएगा ध्वनि। भाषा की लिखित इकाई, अब आप जवाब दीजिएगा वर्ण या अक्षर। और अर्थ के आधार पर शब्द है, और भावार्थ आप समझ पा रहे होंगे। भावार्थ पहली बार आपको मिलेगा जब आप किसी वाक्य या किसी वाक्यांश को पढ़ रहे होंगे, तो आपको वो भावार्थ मिल पाएगा। भाषा का सबसे बड़ा अंग कौन होगा, ये बात अब आपके सामने क्लियर है कि भाषा का सबसे बड़ा अंग आपको जवाब देना है वाक्य होता है, और भाषा का सबसे छोटा अंग और आपको जवाब अब देना है क्या होता है, वर्ण होता है। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने इसलिए आपके सामने लिख दिए कि जिससे आप वर्णमाला की तैयारी अगर अच्छे ढंग से कर रहे हैं तो आपको इन इकाइयों के बारे में एक बेहतर जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि इन प्रश्नों के प्रारूप आपसे कई बार कई रूप में पूछे जाते हैं। तो आप ये बात मान के चलें, नोट कर लें इस चीज़ को। भाषा को शुद्ध करने की इकाई व्याकरण है, भाषा की इकाई वर्ण है, भाषा की मौखिक इकाई ध्वनि है, लिखित वर्ण या अक्षर है, अर्थ के आधार पर ये तमाम चीज़ें जो हमने बता रखी हैं आप इसे नोट कर लें। चलिए अब देखिएगा, जो ये बात लिखा हुआ हमने संख्याओं का खेल, इसका मसला अब आप समझेंगे और बेहतर होगा कि हमारे साथ इस चीज़ को भी आप नोट करते चलेंगे। 44 लिखा हमने, और एक बार हमने लिख दिया 49, और फिर लिखा हमने 52, और फिर से लिखा है 52, और एक लास्ट लिख रहा हूँ 56। ये चीज़ ध्यान दें,
तो ये जो संख्याओं का खेल है, ये संख्याओं का खेल का मसला ये है कि इसके आधार पे आपसे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। संख्याओं के आधार पे काफ़ी प्रश्न आपके सामने रख दिए जाते हैं। जैसे 44 लिखा हमने, 49 लिखा, 52 लिखा, 52 लिखा, 56 लिखा, कब कब जवाब देना है ये, कब आप 56 बताओगे, कब आप 52 बताओगे, कब आपका जवाब 49 होना चाहिए, कब आपका जवाब 44 होना चाहिए। यही डाउट आपका क्लियर करने के लिए मैंने इस टॉपिक का नाम लिखा है, ये संख्याओं का खेल। तो आइए समझते हैं। तो सबसे पहली बात, ये जवाब कब देना है, जब आपसे पूछेगा कि वर्णमाला में, ये मैं पूरी बात लिखूंगा जिससे आपके लिए आसान रहे। वर्णमाला में साधारण वर्णों की संख्या कितनी है। वर्णमाला में साधारण वर्ण, या पूछ ले आपसे वर्णमाला में मूल वर्ण। पूरी वर्णमाला की बात हो रही, इस बात को ध्यान देना। मैं ना स्वर ना ही व्यंजन, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी वर्णमाला की बात कर रहा हूं। तो ये ध्यान देना, वर्णमाला साधारण वर्ण या मूल वर्ण कितने होते हैं, 44 होते हैं। और ये बात ध्यान देना। और जब ये कहेगा कि वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी है, वर्णमाला में अक्षरों की संख्या कितनी है, तब आपका जवाब हो जाना चाहिए 49। और जब ये कहें कि वर्णमाला में ध्वनियों की संख्या कितनी है, ध्वनियों की संख्या कितनी है, तब आप जवाब दीजिएगा 52 का। ये बात समझ पा रहे होंगे कि ध्वनियों की संख्या 52 है। और एक क्वेश्चन और इसका प्रश्न और बन सकता है, ये कहेंगे कि वर्णमाला में कुल अक्षरों की संख्या कितनी है या कुल वर्णों की संख्या कितनी है। जब कुल वर्णों की संख्या पूछी जाएगी तब भी आपका उत्तर 52 आएगा। हाँ, केवल अक्षरों की संख्या, केवल वर्णों की संख्या पूछी जाएगी तब आपका जवाब 49 रहेगा। ये बात क्लियर है। और ये मैंने यहाँ देखिए लिखा भी है, ध्वनियों की संख्या 52 है, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है। ये दोनों जगह 52, एक जगह मैंने समझाने का प्रयास कर दिया। तो ध्वनियों की संख्या 52 जवाब देना, वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या, तब भी आप जवाब कितना देना, 52 देना। और अगर मैं ये बात करूँ कि 56 कब देना है, तो 56 देना है जब पूछेगा वर्णमाला में मानक वर्णों की संख्या कितनी है। तो मानक वर्णों की संख्या जब आप बताइएगा तब आप 56 बताइएगा। आपको एक बात बिल्कुल अलग लग रही होगी कि ये फिर हम तो 52 सुने, 49 सुने, ये 56 कहाँ से आ गया। ये 56 की जानकारी मैं आपको दे दूं कि 56 वर्णों की बात अगर की जाएगी तो इसमें 4 विदेशी वर्ण जोड़े गए हैं। 4 विदेशी वर्णों को इसमें इंक्लूड किया गया है, जोड़ दिया गया है। वो विदेशी वर्ण कौन कौन से हैं उनको भी मैं लिख दे रहा हूँ। ये आ, और ये आपका खा, और ये ज, और ये फा, जिसके साथ नुक्ता लगा हुआ है, जिसके साथ नुक्ता लगा हुआ है। NCERT इन्हीं 3 वर्णों को नुक्ता मानती है। ये बात मान के चलें, नुक्ता वाले वर्ण NCERT में 3 हैं, बाकी तो 5 माने जाते हैं। लेकिन अभी फिलहाल इतना समझें, जब मैं वहाँ पहुँचूंगा तो उन सब चीज़ों की एक विस्तृत चर्चा आपके सामने रखूँगा। अभी तो मैं केवल आपको संख्याओं संबंधी पैटर्न पर क्वेश्चन बता रहा हूँ। तो 56 क्यों हो गए, क्योंकि 4 विदेशी वर्ण, 1 2 3 और ये 4 विदेशी वर्ण मिलकर के मानक वर्णों की संख्या कितनी बना गए, 56। तो आपको ये बात समझ में आ गई हुई कब हमें 44 बताना है, कब हमें 49 बताना है, कब हमें 52 बताना है, और कब हमें इसका जवाब 56 देना है। बात समझेंगे आप। अब ये चीज़, अगर ये बात क्लियर है तो मैं इसको मिटा देना चाहूँगा। आगे देखिएगा, तो अगर हम ये बात करें कि वर्णमाला क्या है, किसे कहेंगे, तो ये बात हम बोल चुके हैं कि वर्णों का सही व्यवस्थित क्रम, शुद्ध संयोजन ही वर्णमाला कहलाता है। एक बेहतर परिभाषा मैं आपके सामने लिख दूं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। लिपियों का व्यवस्थित रूप, लिपियों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है, ये पूछ सकता है एग्जामिनर। तो लिपियों का जो व्यवस्थित रूप है ये कहलाता है वर्णमाला। और वर्णमाला, ये डाउट मुझे बताने बिल्कुल संकोच नहीं हो रहा, ना ये सोचने में कि आपको ये बात पता है। पता क्या है आपको कि वर्णमाला के 2 पार्ट हैं, एक है स्वर और एक है व्यंजन। ये बात तो आपको भली भांति बेहतर ढंग से इसलिए पता है क्योंकि जब आप सबसे पहली पाठशाला से गुजर रहे थे, जब आप अपनी मातृभाषा का अध्ययन कर रहे थे, जब अपनी माँ से पहली शिक्षा ले रहे थे,
तब भी आपके सामने आपकी माँ ने सबसे पहले इन्हीं वर्णों का ही तो उच्चारण करना शुरू किया, सबसे पहले इन्हीं वर्णों को ही तो बताना शुरू किया। तो सबसे पहले इसलिए हमें पता है कि हम वर्णमाला से भली भांति बहुत दिनों से परिचित हैं, बचपन से परिचित हैं, बहुत दिनों से इस बात की जानकारी हम लोगों के पास है। तो अब मान के चलें, देखिए तो वर्णमाला में स्वर और व्यंजन संख्याओं का खेल जारी है, बने रहे हमारे साथ। अब ये मान के चलें कि आगे वाले जो प्रश्न हैं ये और भी महत्वपूर्ण हैं। तो स्वर संबंधी ध्यान देना, अब मैं बात करूंगा स्वर संबंधी, यानी स्वर से संबंधित संख्याओं का खेल। ये चीज स्वर से संबंधित जो भी संख्या के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये मैंने इसलिए शॉर्टकट लिखा है जिससे आप ये समझ पाएं कि अब मैं जो प्रश्न करने वाला हूं वो किससे संबंधित होगा, स्वर की संख्या से। स्वर की संख्या कैसी कैसी पूछी जाएगी ये बात ध्यान दें। तो ये स्वर की संख्या लिखने का तात्पर्य हमारा ये कि अब हम स्वर की संख्या संबंधी प्रश्नों को जानेंगे। ये बात क्लियर है? तो अब ध्यान दीजिएगा, मैं एक क्रम से लिखने का प्रयास कर रहा हूं, सबके बारे में बताऊंगा। 2 और अब आपका 4, ये आपका हो जाएगा 7, ये आपका 8, ये आपका 10, ये आपका 11। ये मामला अभी और भी है, बहरहाल इतना नोट करें पहले हम। 2, 4, 7, 8, 10, 11, ये कब कब जवाब देने हैं हमें, कब बताने हैं कि कब उत्तर होगा 2। ध्यान दीजिए, जब ये कहेगा अयोगवाह स्वर कितने हैं, अयोगवाह स्वरों की संख्या कितनी है, तब आप जवाब दीजिएगा अयोगवाह स्वर की संख्या 2 होती है। ये क्लियर है? और इसमें सबसे पहले मैं लिख दे रहा हूं अंक और दूसरा लिख रहा हूं आहा। अंक को आप क्या बोलते हैं, साथ साथ बता देना चाहता हूं। इसे हम अनुस्वार कहेंगे, इसे हम विसर्ग कहेंगे। ये बात क्लियर हो गई? अयोगवाह की संख्या 2 होगी, अंक और आहा आएगा, ये दोनों। तो जब भी बताना अयोगवाह स्वरों की संख्या कितनी है तो 2 बताइएगा, और वो 2 अंक और आहा होते हैं। और एक नाम लूंगा मैं यहाँ पे, और मैं उस नाम को थोड़ा सा लिख देना चाहता हूँ, आप इसको हमारे साथ लिख भी सकते हैं। किशोरी दास, किशोरी दास वाजपेयी जी ने, किशोरी दास वाजपेयी जी ने अंक और आहा को ना तो स्वर माना और ना ही व्यंजन। ये स्टार बना के नोट करिएगा आप। कहना हमारा क्या था कि जब स्वर की संख्या ये पूछे 2, कब जवाब दोगे, जब कहेगा अयोगवाह स्वरों की संख्या कितनी, तो जवाब दीजिएगा 2। कौन कौन, अंक और आहा। एक स्टार वाली बात बोला हमने कि किशोरी दास वाजपेयी नाम के एक विद्वान ने क्या कहा कि अंक और आहा को ना तो मैं तो स्वर मानूंगा और ना ही मैं इन्हें व्यंजन मानूंगा। तो डायरेक्ट एग्जामिनर क्वेश्चन कर सकता है कि किसने कहा था कि अयोगवाह ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन हैं। तो आप जवाब दीजिएगा किशोरी दास वाजपेयी ने ये बात बोली थी कि ना तो ये स्वर हैं और ना ही ये व्यंजन हैं। आगे समझिएगा, ये 4 जवाब आप कब देने वाले हो, जब आपसे पूछेगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है। मूल स्वरों की संख्या आप हमेशा बताइएगा 4 हैं, और वो मूल स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, उ और एक आपका री। ये 4 जो हैं ये मूल स्वर, आप जवाब दीजिएगा इसे, मूल स्वरों की संख्या 4 बताइएगा। हाँ, और कब कब दे सकते हैं ये बात अभी मैं फिर से जिक्र कर दूंगा आपसे कि मूल स्वरों की संख्या 4 हो गई। और जब आपसे कहेगा दीर्घ स्वर कितने हैं, तब आप जवाब दीजिएगा दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होगी। और जब आपसे कहेगा पुल्ल स्वरों की संख्या कितनी है, तब आप जवाब दीजिएगा 8 होती है। जरा इस बात को समझ लें, दीर्घ स्वर 7 हैं तो कौन कौन से हैं, इन्हें आप लिख सकते हैं। ए हो गया, ए हो गया, ओ हो गया और आपका औ हो गया, और एक आपका बड़ा ऊ हो गया। कितने हो गए, 7 हो गए ना। ये बड़ा, बड़ी, ए, ओ और एक बड़ा ऊ, ये मिला के 7 जो हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर बोलते हैं। पुलुत स्वर में समझिएगा, पुलुत स्वरों की संख्या 8 है। इसमें एक विशेष बात मैं आपके सामने लिख दे रहा हूं कि जो छोटा आ है प्लस दीर्घ स्वर जितने हैं ये सब पुलुत स्वर की कैटेगरी में आते हैं, परंतु बड़ा नहीं आएगा, बड़ी नहीं आएगा,
नहीं आएगी। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप बड़ा का उच्चारण करेंगे तो वाकई में वो दीर्घ बन जाएगा। जब बड़ा आप बोलेंगे तो वो दीर्घ बन जाए, क्योंकि बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ ये दीर्घ होते हैं, तो आप इन्हें पुलुत में नहीं रख पाएंगे। और जब आप किसी अक्षर को बहुत लंबा बोलेंगे तो उसे ही तो पुलुत कहा जाएगा। पुलुत स्वर का मतलब ही होता है कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण बहुत लंबे समय तक कर जाएं, जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम उसे पुलुत कहते हैं। तो हम जब किसी वर्ण का उच्चारण लंबे समय तक करेंगे तो हम उसे पुलुत बोलेंगे। हाँ, ये बात ध्यान रखेंगे, पुलुत स्वरों की संख्या कभी एग्जामिनर आपसे पूछ ले तो 8 बताइएगा, उसमें आपका छोटा आ शामिल रहेगा और साथ साथ सभी दीर्घ स्वर इसमें शामिल रहेंगे। ये बात क्लियर हो गई। आगे देखिएगा, ये जो 10 लिखा है, और जब ये पूछे कि मानक स्वरों की संख्या कितनी है, मानक स्वरों की संख्या कितनी है, तब आप बता दीजिएगा कि मानक स्वरों की संख्या होती है 10। मानक स्वरों की संख्या 10 होगी। इसमें से हटाया किसे गया है, इस बात को जान लें, री को। और री किस भाषा का है तो आप ये समझ जाएं, री आदि भाषा का है। और ये बात किसने बोला? भोलानाथ त्रिपाठी जी ने। भोलानाथ त्रिपाठी जी ने री को आदि भाषा का दर्जा दिया। उन्होंने कहा कि इसे हिंदी में गिना जाना नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि मानक स्वरों की संख्या 10 बताई जाएगी, किसे हटा दिया जाएगा तो री को हटा दिया जाएगा। ये क्लियर है बात। और अगर हम बात आपसे करें, ये 11 जवाब कब आपको देना है तो 11 आप तब जवाब दीजिएगा जब वो केवल इतनी बात करे कि स्वर की संख्या कितनी है। तो स्वर की संख्या 11 है। ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पुनः ये बात रिवाइज कर दे रहा हूँ कि जब वो कहेगा कि अयोग व स्वरों की संख्या कितनी है तो 2 बताइएगा, एक अंक और एक आहा। ये क्लियर है ना? अंक को अनुस्वार, आहा को विसर्ग। ये बात मैं फिर बोलूँगा, नई क्लास में या नई टॉपिक के साथ पुनः मैं इस चीज़ को पूरा विस्तृत आपके सामने रखूँगा। अभी मैं केवल संख्याओं के पैटर्न पे चल रहा हूँ, अभी मैं बात केवल संख्याओं की कर रहा हूँ। ये बात ध्यान दें। तो अयोग व स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 2। और किशोरीदास वाजपेयी जी ने, एक जिनका नाम लिया हमने अभी आपके सामने कहा कि किशोरीदास वाजपेयी जी ने कहा कि अंक और आहा ना तो स्वर हैं और ना ही व्यंजन है। ये बात आप याद रखेंगे। दूसरी बात समझें, 4 जवाब तब देना आप जब आपसे पूछे कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है तो आपका उत्तर कितना आ जाना चाहिए? 4 आना चाहिए। ये क्लियर है आप? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होनी चाहिए तो 7। वो भी मैंने आपके सामने देखिए उल्लेखित किया है, ये दीर्घ स्वर हैं। और जब कभी आपसे पूछ ले कि पुलुत स्वरों की संख्या कितनी है, 8। ये बताइएगा। हाँ, पुलुत स्वर पे थोड़ा सा डाउट होना चाहिए, बिल्कुल। पुलुत स्वर किसे कहते हैं? ये थोड़ा सा अटपटा सा नाम होता है, तो यहाँ समझ जाएं कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण लंबे समय तक करेंगे तो वो पुलुत बन जाएगा। ये बात क्लियर है? किसी वर्ण का दीर्घ समय तक उच्चारण ही पुलुत है। अगर एक बात बोलूँ आपसे कि मात्रा जो स्वरों की लगाई जाती है, एक स्वरों का एक गुण होता है मात्रा, प्रत्येक स्वर के पास ये गुण होता है, केवल छोटा आ को छोड़कर, क्योंकि उसकी मात्रा प्रत्यक्ष नहीं होती है। बाकी सबके पास ये मात्रा है। और यही जो लगने वाला समय, किसी वर्ण को उच्चारण करने में लगा हुआ समय ही तो मात्रा कहलाता है। ये बात ध्यान रखें। तो किसी भी वर्ण को बोलने में जितना ज़्यादा आप समय दे दोगे वो पुलुत बन जाएगा। बहुत ज़्यादा समय देने पर, कम समय दोगे तो छोटा स्वर कहलाएगा, उससे ज़्यादा दोगे तो बड़ा स्वर यानी दीर्घ स्वर कहलाएगा, और बहुत ज़्यादा दे दोगे समय तो आप उसे पुलुत मानोगे। और पुलुत स्वरों की संख्या कितनी बता देनी है हमें? 8 बतानी है। और ये बात मान के चलें कि बड़ा और बड़ी ई, बड़ा ऊ, ये जो भी स्वर हैं ये पुलुत नहीं होते हैं। इस बात को याद रखना। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एग्जामिनर डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकता है, निम्नलिखित में से किस वर्ण का पुलुत नहीं बनाया जा सकता है। तो कभी भी बड़ा आ का, कभी बड़ी ई का, कभी बड़ा ऊ का, कभी भी री का आप पुलुत नहीं बना पाएंगे। ये बात याद रखें। तो मानक स्वरों की संख्या 10 होती है। ये बात बोलने वाले एक विद्वान हैं, कवि हैं, भोलानाथ त्रिपाठी जी ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारा री आदि भाषा का है। आदि भाषा यानी संस्कृत का है, और हम इसका हिंदी में बहुत कम प्रयोग अब पाते हैं। और एक बार अब अगर ये बात मैं कह दूं कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाए लुप्त होने वाला स्वर कौन सा है, तो लुप्त होने वाला स्वर लाइन में लगा हुआ है यही री। बहुत ही जल्दी आपकी डिक्शनरी से
हिंदी से गायब कर दिया जाएगा ये, क्योंकि इसका प्रयोग बहुत कम होने लगा है। ये मान के चलें लुप्त होने वाला स्वर री होगा। भोलानाथ त्रिपाठी जी ने इसे आदि भाषा की संज्ञा दी और कहा मानक स्वरों की संख्या 10 मानी जाएगी। और जब आपसे जवाब लिया जाएगा कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप जवाब दीजिएगा कि स्वरों की संख्या 11 होती है। इस बात को नोट कर लें आप। तो 11 के बाद आप नोट कर सकते हैं 13, और 13 के बाद एक और मैं बता देना चाहता हूँ आपको 12। 11 तो हमने अभी आपसे कहा कि जब आपसे कहेगा कि स्वर की संख्या कितनी है, तो आप जवाब दीजिएगा 11 है। लेकिन जब आपसे कहेगा कि स्वर की कुल संख्या कितनी है, तब आपका उत्तर हो जाना चाहिए 13। इसमें जोड़ा किसे गया है? अंक और आहा को, जिसे किशोरी दास वाजपेयी जी ने कहा ना तो ये स्वर हैं ना ही ये व्यंजन, जिसे हमने अयोगवाह माना। जब उनकी गिनती, उनकी गणना कर ली जाएगी तो संख्या कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। ये बात समझ पा रहे होंगे आप। जैसे कहने का मतलब, अयोगवाह का मतलब ये हो गया कि इनके अंदर स्वर के गुण के साथ साथ व्यंजन के भी गुण हैं, इसीलिए इन्हें स्वर की कैटेगरी से अलग करना उचित समझा गया और ये बताया गया कि आप अयोगवाह हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी आपकी। तो अयोगवाह को जब शामिल किया गया तो संख्या, कुल संख्या जब स्वरों की पूछी जाएगी, स्वर की कुल संख्या, तब आप जवाब दीजिएगा 13। ये 12 इसलिए लिखा है कि कभी पूछ ले कि हिंदी वर्णमाला का 12वां स्वर कौन सा है। हिंदी वर्णमाला का अगर आपसे 12वां स्वर पूछे तो आप जवाब दीजिएगा ये, जो डॉक्टर, मास्टर, हॉस्टल आदि शब्दों की शोभा बढ़ा रहा होता है। आपने देखा होगा इनके ठीक पहले इस तरीके का अर्धचंद्र बिंदु, जिसे आप कह सकते हैं, ये लगा होता है। इसे हम आगत स्वर कहते हैं, आगत स्वर, या फिर इसे ही हम एक और नाम देंगे, इसे हम विदेशी स्वर भी कहते हैं। आगत स्वर और विदेशी स्वर। तो स्वर संबंधी संख्याओं से जो प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो 11 की बात समझ पाए, 13 की बात समझ पाए, 12 कब जवाब देना है। और एक महत्वपूर्ण बात और आपके सामने मैं लिख दे रहा हूँ, ये कभी कभार इस तरह पूछा जाए कि स्वर के प्रकार कितने हैं। जब भी प्रकार की बात आए तो हमेशा आप 3 के साथ बने रहिएगा, जब वो कोई अलग से पहलू ना जोड़ा जाए कि ओठ की आकृति के आधार पर ऐसा कुछ माध्यम ना लगा लिया जाए। जब सीधा आपसे पूछा जाए कि स्वर के प्रकार कितने हैं, तो आपका जवाब हमेशा कितना बताइएगा? 3 होता है, जिसमें आप यही पढ़ेंगे आगे चल करके, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और एक आपका पुलुत, जिसकी चर्चा अभी की हमने। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी बताई हमने? 4। दीर्घ की कितनी बताई हमने? 7। और पुलुत की हमने कितनी बता दी थी? 8। ये मामला आपके सामने जुड़ेगा। ये बात बताइएगा कि स्वर के प्रकार कितने? 3 होते हैं और इन सारी संख्याओं का विवरण हम लोग ले चुके हैं। ये बात मान चुके हैं और ये जान चुके हैं। मुझे लगता है ये बात आपको अच्छे ढंग से समझ पा रहे होंगे और मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है कि आप पूरे मनोवेग से हमारी कक्षा का अध्ययन कर रहे हैं। आगे देखते हैं, इस बात को मैं मिटा देना चाहता हूँ। तो स्वर किसे कहते हैं, इस बात पर थोड़ा सा चर्चा मैं और कर दूं आपसे कि अगर ये बात पूछी जाए कि स्वर किसे कहते हैं, क्या इसका भी कोई फार्मूला होगा? बिल्कुल है फार्मूला। फार्मूला समझिएगा कि अगर स्वर की बात हो तो आप जरा बताना, ये जान ही रहे हो कि आप स्वर की मात्रा लगती है कि नहीं लगती है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं बोल रहा हूँ, इस बात को बहुत ही केयरफुल तरीके से लीजिए कि स्वर की मात्रा लगती है। ये जो टिक कर रहा हूँ इसका मतलब है कि इसकी मात्रा लगती है। परंतु, लेकिन, किंतु, परंतु दुनिया के सबसे खतरनाक शब्द यही हैं। मात्रा इसकी लगती है, परंतु आ जाने का मसला क्या है? परंतु छोटा आ की मात्रा प्रत्यक्ष नहीं है। किसकी मात्रा प्रत्यक्ष नहीं है? छोटा आ की मात्रा प्रत्यक्ष नहीं है। ये बात समझ पाए आप? समझ चुके होंगे, मैं ये उम्मीद करता हूँ। ये मान के चलूँ कि मात्रा, स्वर की मात्रा लगती है परंतु छोटा आ की मात्रा प्रत्यक्ष नहीं है। इसीलिए जब कभी भी आपसे ये प्रश्न किया जाए कि एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, एक मात्रिक स्वरों की संख्या कितनी है, तो ध्यान देना, एक मात्रिक स्वर में आ आएगा, ई आएगा, ऊ आएगा, री आएगा। जब एग्जामिनर आपसे बहुत ही ज़्यादा
लगाव स्थापित करना चाहेगा, अपने क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा आकर्षक बनाना चाहेगा, जब कुछ ऐसा करना चाहेगा तो आपसे कुछ इस तरीके से मुखातिब होगा और कहेगा एक मात्रिक निम्न में से एक मात्रिक स्वर कौन नहीं है। थोड़ा सा अलग करके देगा वो, क्योंकि एक मात्रिक स्वरों की संख्या अभी मैं बता रहा हूँ, अभी देखिएगा, मैं अभी कह रहा हूँ कि आ ई उ री ये चारों के चारों एक मात्रिक हैं, ये चारों के चारों हस्व स्वर के नाम से जाने जाते हैं, ये चारों के चारों मूल स्वर के नाम से जाने जाते हैं। ये सारी बात मैं बोल रहा हूँ। लेकिन अभी देखिए एग्जामिनर बहुत चालाक निकला, वो क्या करना चाहता था, अद्भुत क्वेश्चन किया। उसने कहा निम्नलिखित में से कौन एक मात्रिक स्वर नहीं है। अब तो आपको लग गया, अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन गलत आया, हम तो कोर्ट चले जाएंगे, हम तो ये करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा और आपका ये क्वेश्चन बाद में गलत ही माना जाएगा। ये मान के चलें एक मात्रिक स्वरों की संख्या जब वो पूछा है, अगर आप इस पर टिक नहीं करेंगे तो आप गलत रहेंगे। इसका उत्तर है, और पूरे तर्क के साथ उत्तर है, आ की मात्रा प्रत्यक्ष नहीं है। आ की मात्रा प्रत्यक्ष नहीं है, अतः एक मात्रिक स्वर से आ को हटा दिया जाएगा। आ को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और अब एक मात्रिक स्वरों की संख्या उस समय कितनी हो जाएगी, 3। ये बात आपको समझ पा गए होंगे। मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि एक मात्रिक स्वर ये चारों हैं, परंतु जब हमारा एग्जामिनर और गहराई में चला जाए और धरातल में उतरना चाहे और आपसे इस प्रकार का प्रश्न करे कि निम्न में से कौन एक मात्रिक स्वर की कैटेगरी में नहीं आएगा, तो आप छोटा आ को बाहर कर दीजिएगा। और जब ये कह दे कि निम्नलिखित में से कौन सा स्वर आदि भाषा का है, तो आदि भाषा का स्वर किसे बोलोगे आप, अभी भी हमने बताया आदि भाषा का स्वर किसे आप बोलने वाले हैं, री को। और कौन सा स्वर हाल फिलहाल लुप्त होने वाला है, तो आप बताइएगा री को लुप्त स्वर की संज्ञा मिलने वाली है, बहुत ही जल्दी से लुप्त स्वर की इस कैटेगरी में शामिल कर दिया जाएगा। ये बात क्लियर हो गई। अब समझें हम कि स्वर की मात्रा लगती है, मात्रा संबंधी ये प्रश्न जो आपके सामने है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगली बात अगर हम आपसे करें कि स्वर स्वतंत्र होते हैं, स्वर स्वतंत्र होते हैं, तो कतई इसका हमारा ये उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि स्वर स्वतंत्र होते हैं तो व्यंजन किसी के गुलाम होते हैं, ऐसा नहीं है। स्वतंत्र होने का मतलब ऐसे हिंदी वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जिनका उच्चारण करने में हमें किसी दूसरे वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता है, वो होते हैं स्वर। और स्वरों की संख्या 11 है, स्वरों की कुल संख्या 13 है, स्वरों की संख्या मूल संख्या 4 है, स्वरों की मानक संख्या 10 है। ये सारी बातों पर चर्चा हमने आपके सामने कर दी है, एक विस्तृत पर्याय आपके सामने रख दिया है। ये बात मान के चलें तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, ये इसलिए स्वतंत्र इसकी बात बोल रहा हूँ क्योंकि इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। तो मिलते हैं नई कक्षा के साथ, और तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक मोस्ट रिक्वेस्ट कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा कमेंट करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।